महाराष्ट्र से एक बहुत चौंकाने वाली खबर आई है और खबर है उद्धव ठाकरे सरकार में। जब उद्धव ठाकरे सरकार मुख्यमंत्री थे उस समय देश का मोस्ट वांटेड आतंकवादी और खूंखार आतंकवादी जो 1993 के सीरियल बम ब्लास्ट के लिए दोषी था, उसको नागपुर की जेल में फांसी हुई थी 30 जुलाई 1915 को। उसके बाद उसकी डेड बॉडी को, उसकी लाश को मुंबई में जहां दफनाया गया, वहां उद्धव ठाकरे की सरकार के समय बाकायदा लाइटिंग की गई और उसकी जो डेड बॉडी को जहां दफन किया गया था उस कब्रगाह को मजार में तब्दील कर दिया गया। ये सब हुआ उद्धव ठाकरे की सरकार के समय। तो भारतीय जनता पार्टी के राम कदम ने बाकायदा सवाल पूछे कि उद्धव ठाकरे, जो कि एक शिव सैनिक अपने को बताते हैं, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं कि जो मुंबई करके हत्या के लिए दोषी आतंकवादी हो, जिसका भाई टाइगर मेमन भी सीरियल बम ब्लास्ट में, वो बम ब्लास्ट में दोषी सामग्री लाने के लिए माना जाता हो, ऐसे व्यक्ति की मजार बना दी जाए। हालांकि इस पर यह कहा जा रहा है कि ये जो कब्रिस्तान है ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है और प्राइवेट प्रॉपर्टी में जो लोग यहाँ दफन हैं उसमें कोई भी कुछ भी कर सकता है। ये लाइटिंग हालांकि पुलिस ने हटा दी है, लेकिन सवाल तो ये है कि एक आतंकवादी की जो कब्र है वो कच्ची कब्र पहले कुछ दिनों दिखाई दे रही थी, तब उस पर मजार कैसे बनी? क्या कोई वो संत है? क्या कोई वो पीर है? क्या कोई वो फकीर है? आखिरकार अगर हमारे देश में कहीं किसी आतंकवादी को अगर प्राइवेट जगह में भी कोई लेकर के और उसको देवी देवता के रूप में, उसको पीर के रूप में, उसको फकीर के रूप में अगर स्थापित करने लगेगा, तो क्या सरकारें इस तरह से मौन होकर देखती रहेंगी? फिर इस तरह से अजमल कसाब की जो फांसी हुई उसके बाद उसकी भी एक दिन मजार बन जाएगी। फिर यहां आतंकवादियों की इस तरह से जब मजार बनने लगेगी, फिर वहां कुछ पूजा पाठ होने लगेगी। और ये दृश्य देखने को मिले हैं कि जो वो याकूब मेमन की जो मरीन लाइंस में रेलवे स्टेशन के सामने जो कब्रिस्तान में कब्र है, वहां बाकायदा गुलाब की पंखुड़ियां चढ़ी हुई हैं, फूल चढ़ा है। थोड़े दिन बाद वहां मेले लगने लगते, फिर वहां उसको फकीर घोषित किया जाता। इसी तरह तो इस देश में हुआ है। अब ये पेन है, पीर है, कौन है, फकीर है, ये कौन है? लेकिन इनका सच अभी पिछले दिनों सामने आया था। जिस तरह से अजमेर शरीफ की दरगाह जो है, वहां के जुड़े हुए लोगों को हमने देखा कि किस तरह से देश विरोधी एक्टिविटी में उन लोगों की इन्वॉल्वमेंट पाई गई थी। ये किसी से छुपा नहीं है। अब जब पता लग रहा है और एनआईए के निशाने पर इस तरह के लोग हैं, ऐसे में यह पता लग रहा है कि देश में आतंकवादियों को किस तरह से बढ़ावा दिया जाता रहा। उद्धव ठाकरे से लोग सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन मुझे तो ताज्जुब है कि वहां भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के रूप में है, वहां पर उन्होंने क्यों नहीं इस पर ध्यान दिया? सवाल इसीलिए जो शिवसेना है, उद्धव ठाकरे के नेता है, वो सवाल कर रहे हैं कि साहब जब फांसी हुई थी तब उस समय किनकी सरकार थी? ठीक है, माना सरकार थी, कब्र में व्यवस्था की गई थी सरकार के द्वारा कि भाई आपको जिसका जो धर्म है उसके विधान के हिसाब से उसकी अंतिम क्रिया की जाती है। तो डेड बॉडी सौंप दी थी। अब सौंप दी तो फिर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बीच में था और इसलिए वो कच्ची मजार थी, कच्ची मजार नहीं बल्कि कब्रिस्तान में वो कब्र थी जैसे आम लोगों की होती है। तब उसको पक्का किसने किया? टाइलिंग किसने की? वहां लाइटें क्यों लगाई गई? ये सवाल है। इसका मतलब यह है कि सरकारें मौन रह करके एक मौन समर्थन अपना ऐसे लोगों को दे रही थी। सवाल तो यह है कि आतंकवादियों का इस तरह से मौन समर्थन करके उनकी कब्रों को मजार में तब्दील करके ये उद्धव ठाकरे करना क्या चाहते थे? तो एक ही जवाब मिलेगा, करना कुछ नहीं है, केवल तुष्टीकरण है। एक विशेष धर्म के लोगों को खुश करने के लिए वहां लाइटें लगवा देंगे, वहां बाउंड्री करवा देंगे, वहां टाइलिंग करवा देंगे। ऐसा ही केस आपको देखने को मिला ना उत्तर प्रदेश में। समाजवादी पार्टी के सरकार में अखिलेश यादव ने करोड़ों रुपया कब्रिस्तानों के बनाने के, रखरखाव के, बाउंड्री के लिए दिया, अलग से बजट रखा। क्यों भाई? जो आदमी इस दुनिया में नहीं है, केवल मिट्टी हो गया, उस मिट्टी को आप टाइल में रख दो, मिट्टी में रख दो, चाहे पत्थर लगा दो, संगमरमर लगा दो,
उससे कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। जिंदे लोगों को इससे फर्क पड़ता है और लोगों को लगता है भाई हमारे धर्म के, देखिए लोगों के मरने के बाद भी ये सत्ताधीश लोग कितना ध्यान रख रहे हैं, तो भाई वोट इन्हीं को करना है। ये तुष्टीकरण ने हमारे देश का सत्यानाश किया और इसीलिए सवाल तो बनता है कि जो अपने को ये कहते रहे कि हम कट्टर हिंदू हैं, अभी गदाधारी हिंदू बता रहे थे थोड़े दिन पहले कि हम तो गदाधारी हिंदू हैं। अब ये गदाधारी हिंदू ये इस तरह के होते हैं क्या? भाई जो हनुमान जी हैं उनका ये अस्त्र है गदा, और हनुमान जी की पूजा में तो आता है भूत पिशाच निकट नहीं आवे। ये हनुमान भक्तों की निशानी है क्या? निश्चित रूप से नहीं। लेकिन उद्धव ठाकरे हैं, उनको शौक चढ़ा था, उनको मुख्यमंत्री बनना था, तो कांग्रेस का साथ लिया, एनसीपी का साथ लिया, और जब तिगड़ी मिलाकर सरकार बनाई तो देखा नवाब मलिक जो आज जेल में हैं, जो उद्धव ठाकरे सरकार में ही मंत्री थे, उनके ऊपर क्या इल्जाम है? उनके ऊपर इल्जाम यही है कि इसी 1993 के मुंबई के जो मुंबई करों की हत्या के लिए दोषी आतंकवादी हैं, उनसे उन्होंने जमीनें खरीदी, उनको फायदा पहुंचाने के लिए उनको कुछ ना कुछ तो डील की कि उनको 20 लाख रुपए में 20 करोड़ की 30 करोड़ की जमीन मिल गई, और इस तरह के सौदेबाजी हुई। आज तो वो ईडी के शिकंजे में है, जेल के अंदर बंद है। लेकिन उनका मुखिया कौन था? नवाब मलिक जिस मंत्रालय में काम कर रहे थे उनके मुख्यमंत्री तो उद्धव ठाकरे ही थे। तो नवाब मलिक के बारे में उद्धव ठाकरे जी क्या जवाब देंगे? वो कहेंगे साहब मेरी तो जानकारी में नहीं था, केस पुराना था, 1990 का किस्सा है, तब जमीन की खरीद फरोख्त हुई थी। तो भैया आपको पता तो लग गया, जब आप मुख्यमंत्री थे क्या आपने ये जहमत समझी कि अगर आपका मंत्री एक फंसता दिखाई दे रहा है, प्रथम दृष्टया आपके पास सबूत हैं और मुख्यमंत्री के पास अपनी एक इंटेलिजेंस होती है, उनके हाथ में एक पावर है, जांच करानी चाहिए थी और तत्काल उनसे कहते भैया इस्तीफा दीजिए, मैं अपनी सरकार में दाग लगाना नहीं चाहता। लेकिन उद्धव ठाकरे जी इस्तीफा कैसे लेते? नवाब मलिक से इस्तीफा लेते तो एनसीपी नाराज हो जाती, और एनसीपी नाराज हो जाती, शरद पवार नाराज हो जाते तो सरकार गिर जाती, सरकार गिर जाती तो मुख्यमंत्री कैसे रहते? और इसलिए सब कुछ सहते रहो। भ्रष्टाचार करने वाले अनिल देशमुख के ऊपर जो आरोप हैं, मौन हो गए उस पर, करोड़ों की उगाही हो रही है, पुलिस डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार की खबरें आई, मौन हो गए उस पर। किस तरह से ट्रांसफर पोस्टिंग का घोटाला, पुलिस के अंदर भ्रष्टाचार, रश्मि शुक्ला नाम की आईपीएस जिस अधिकारी ने किया उसी को परेशान कर दिया। ये कर रहे थे उद्धव ठाकरे जी। और इसीलिए ये जो चीजें हैं मुझे आश्चर्य नहीं है। आतंकवादी के परिवार को आप सपोर्ट करेंगे, आतंकवादियों की जमीन खरीद फरोख्त आपके मंत्री करेंगे, और आप उनके साजो सज्जा पर उनको संत फकीर बनाने के लिए किस तरह की बातें आपकी सरकार के रहते हुए हुई। क्या आपके इंटेलिजेंस का ये फर्ज नहीं बनता कि एक आतंकवादी की इस तरह की कब्र को मजार के रूप में तब्दील किया जा रहा है? कुछ लोग उसको महिमा मंडन करने में लगे हुए हैं, कुछ लोग उस मजार पे जाकर के पुष्प अर्पित कर रहे हैं। कल को यहां उर्स लगने लगेगा, मेले लगने लगेंगे, तो क्या इस देश में फिर आतंकवादियों की मजारों पर मेले लगेंगे? क्या आतंकवादियों का महिमा मंडन होगा? सवाल यह है। और इसलिए बड़े सोचने की विषय है। भारतीय जनता पार्टी ने भी जो ये मुद्दा उठाया है, इसमें भारतीय जनता पार्टी की अब तो सरकार आए हुए कई महीने हो गए। सवाल तो यह भी है कि उन्होंने इतने दिनों में क्या किया, और जब ये दफनाया गया था उसके बाद से ये सो के जगते हैं क्या? अब आपको पता लगा है तो अब देखते हैं क्या होता है इस मामले में। बहरहाल नवाब मलिक को लेकर भी जिस तरह की बातें सामने आई थी कि उन्होंने सीरियल बम ब्लास्ट के दोषियों से जमीन की खरीद फरोख्त की, हालांकि वो इस मामले में जेल के अंदर बंद है, लेकिन अभी और खुलासे होना बाकी है। तो देखना यह भी होगा कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और उप मुख्यमंत्री हैं, क्या और मामलों में खुलासा होगा, और मामलों में भी उद्धव सरकार में जो घपला घोटाला हुआ उन पर कोई कार्रवाई ये एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई फैसले लेगी, कोई एक्शन करेगी? जनता मांग कर रही है, देवेंद्र फडणवीस की तरफ देख रही है। मामला सुशांत सिंह राजपूत का भी है। लोग कहते हैं कि कुछ ना कुछ तो देवेंद्र फडणवीस को करना चाहिए, वरना 2024 का चुनाव निकट है,
महाराष्ट्र की जनता पूछेगी कि आप उप मुख्यमंत्री बने थे तो आपने किया क्या। वंदे मातरम।